हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की राजनीतिक विज्ञान। हमने क्लास 9th की क्लासेस भी शुरू कर दी हैं और अब हम इस चैनल के माध्यम से कक्षा 10 की क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं। तो आप इस चैनल के माध्यम से कक्षा 10 की भी तैयारी अब आप कर सकते हैं। आज की क्लास में हम राजनीतिक विज्ञान को शुरू करेंगे, जानेंगे राजनीतिक विज्ञान में और आगे की कहानियों को। जैसा कि हमने राजनीतिक विज्ञान की पार्ट 1 जो बुक थी वो हमने पिछले क्लास में यानी कक्षा 9th में शुरू की थी, जिसमें हमने राजनीतिक विज्ञान में लोकतंत्र के बारे में जाना था कि लोकतंत्र दुनिया में कैसे आया, कैसे धीरे धीरे वो दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में फैल गया और आज बहुत सारे देशों में लोकतांत्रिक सरकारें चल रही हैं। तो उसका सफ़र कैसा रहा ये हमने जाना। साथ ही साथ हमने संविधान क्या होता है, संविधान का निर्माण कैसे किया जाता है, उसके बारे में जाना। हमने चुनावी राजनीति के बारे में जाना, हमने लोकतंत्र में जो संस्थाएं होती हैं उनके बारे में जाना और साथ ही साथ हमने जो लोकतंत्र में मूल अधिकार होते हैं उनके बारे में हमने पिछले साल पढ़ा था। तो उसी को सफ़र को हम यहाँ पर आगे जारी रखेंगे और आज का जो हमारा पहला अध्याय है कक्षा 10 की बुक में वो है सत्ता की साझेदारी। तो इसी के साथ हम इसको और कंटिन्यू करेंगे, आगे लगातार जारी रखेंगे। तो कक्षा 10 में राजनीतिक विज्ञान की जो पार्ट 2 बुक है उसमें फर्स्ट पार्ट है सत्ता की साझेदारी। तो हम यहाँ पर भी उन्हीं कहानियों को, उन्हीं सारी लोकतंत्र की कथाओं को आगे रखेंगे। लोकतंत्र में होता क्या है, लोकतंत्र में जो सत्ता होती है, जो पावर होती है, वो एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है, वो उसको कई सारी संस्थाओं में, कई इस स्तरों पर उस सत्ता को बांट दिया जाता है, जिससे कि कोई एक दल या एक समूह बहुमत में या अल्प अपने बहुमत के आधार पर या अपने बहुसंख्यक के आधार पर सत्ता पर कब्जा ना जमाए रहे। इसलिए सत्ता को क्या कर दिया जाता है, डिवाइडेशन कर दिया जाता है, या ये कहीं सत्ता का विकेंद्रीकृत कर दिया जाता है। तो उसी को हम इस क्लास में भी आगे जारी रखेंगे। सत्ता की साझेदारी ये पार्ट 1 है, इसी के बारे में जानेंगे। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो रहेगा जिसमें हम सत्ता की साझेदारी का लाभ और हानि की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और वो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हम 2 देशों के बारे में, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। यानी कि हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कहानियों को पढ़ेंगे और उसके बाद हम सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र की एक बहुत अच्छी विशेषता है ये कि सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए। तो उसी को हम 2 देशों के बारे में यानी कि बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कहानियों को लेकर हम क्या करेंगे, इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बेल्जियम की बात करते हैं। बेल्जियम जो है यूरोप में पड़ता है, एक काफ़ी छोटा सा देश है, ये यूरोप में पड़ता है। क्षेत्रफल के हिसाब से इसको देखें तो ये हमारे हरियाणा से छोटा है और आबादी की बात करें तो हरियाणा की आबादी की लगभग आधी आबादी का ये देश होगा। वहीं हम देखें इसकी सीमाएं, इसकी सीमा फ्रांस से, जर्मनी से, नीदरलैंड से और लग्जमबर्ग से लगती हैं। ये इसके पड़ोसी देश हैं जो इसकी सीमाएं यहाँ पर टच करती हैं। अब हम देखें जो बेल्जियम है वहाँ का जो जातीय समीकरण है वो बहुत ही ज़्यादा जटिल है, बहुत ही फंसा हुआ है। देखें तो बेल्जियम में कुछ 2-3 इलाके हैं जो 2 काफ़ी बड़े बड़े हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक इलाका है जिसको फ्लेमिश इलाका कहते हैं, दूसरा इलाका है जिसको वेलोन इलाका कहते हैं। वहीं यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये थोड़ा छोटा सा इलाका है, ये एक जर्मन इलाका है। तो वहीं हम देखें जो फ्लेमिश इलाका यानी इस वाले इलाके में जो संपूर्ण देश के 59% जो लोग रहते हैं वो डच भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी फ्लेमिश इलाके में बेल्जियम के सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, 59% जो भाषा बोलते हैं डच। वहीं हम बात करें जो बेल्जियम का दूसरा इलाका है वेलोन, वहाँ 40% लोग रहते हैं और ये 40% लोग हैं फ्रेंच भाषा को बोलते हैं। वहीं आप ये देख रहे हैं जर्मन भाषी इलाका, तो यहाँ पर 1% जनसंख्या रहती है और जो जर्मन भाषा का प्रयोग करती है। तो इस तरह से पूरे देश में जातीय समीकरण हैं। वहीं जो राजधानी है इसकी ब्रसेल्स, वहाँ के समीकरण कुछ अलग हैं। आप देखेंगे राजधानी ब्रसेल्स है, उसके 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं
और वहीं हम देखेंगे जो 20% लोग हैं वो डच भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से यहाँ की जो जातीय समीकरण है बहुत ही ज़्यादा जटिल है। आप इस फिगर के माध्यम से देखेंगे, ये जो है ये राजधानी है बेल्जियम की ब्रसेल्स, जो पड़ती है फ्लेमिश इलाके में। इस सारी बातों को आप ध्यान में रखिएगा, आगे हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखें जो फ्रेंच अल्पसंख्यक हैं वो क्या हैं, यानी पूरे देश में देखा जाए तो जो फ्रेंच हैं वो 40% हैं, वो क्या हैं, अल्पसंख्यक हैं। तो वो ज़्यादातर समृद्धशाली हैं, ताकतवर हैं, संख्या में बेशक कम है लेकिन वो पैसे वाले हैं, ताकतवर हैं, समृद्धशाली हैं। तो होता क्या है, उनके इस कारण से जो डच भाषी लोग हैं उनके आर्थिक विकास और शिक्षा ना पाने वाले जो लोग हैं, जो डच भाषी लोग हैं, वो आर्थिक विकास नहीं हो पाता उनका, और शिक्षा ना मिल पाने के कारण इस बात का विरोध करते हैं, क्योंकि ये जो अल्पसंख्यक लोग हैं ज़्यादा ताकतवर हैं, समृद्धशाली हैं, वो उनके लिए अच्छी बेहतर सुविधा लेने नहीं देते। इसको देखते हुए डच भाषी लोगों का इनसे टकराव बढ़ने लगा, और यह टकराव 1950 और 1960 के दशक में बहुत ज़्यादा देखने को मिला, और इसका तीखा टकराव था वो राजधानी ब्रसेल्स में बड़े पैमाने पर देखने को मिला, क्योंकि राजधानी ब्रसेल्स है यहाँ पर, ये ब्रसेल्स इस वाले क्षेत्र में, राजधानी वाले में यहाँ पर फ्रेंच भाषी लोग ज़्यादा रहते हैं। हमने यहाँ पर देखा फ्रेंच भाषी लोग ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ये पड़ता किस इलाके में है, तो ये पड़ता है डच भाषी इलाके में यहाँ पर। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ राजधानी के अंदर जो डच भाषी लोग हैं वो अल्पसंख्यक हैं। यहाँ पर राजधानी की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंच भाषी जो लोग हैं वो बहुसंख्यक हैं, बहुमत में ज़्यादा हैं। तो इसको लेकर डच भाषी लोगों को परेशानी हुई और वो इसका विरोध करने लगे। तो इस दोनों समुदायों में, यानी कि फ्रेंच भाषी और जो डच भाषी, दोनों समुदायों में बड़े पैमाने पर क्या होने लगा, एक टकराव होने लगा। आप इसके बारे में देखेंगे। अब इसके आगे हम बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की क्या स्थिति है, तो श्रीलंका की स्थिति की बात करें तो श्रीलंका एशिया का एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो भारत के बहुत ही नज़दीक है। भारत के तमिलनाडु से लगभग कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। जिसकी आबादी की बात करें तो हमारे हरियाणा के बराबर इसकी आबादी है, लगभग 2 करोड़ आबादी है। यहाँ का देखें हम जातीय समीकरण, जैसे यूरोप का ये बेल्जियम में जो जातीय समीकरण है बहुत ही ज़्यादा जटिल है। इसी तरह से एशिया के कई सारे देशों में जो जातीय समीकरण है बहुत ही ज़्यादा जटिल है। इसी तरह से श्रीलंका में भी कुछ इसी तरह का समीकरण फंसा हुआ है। हम देखें तो श्रीलंका में जो सिंहली भाषा बोलने वाले लोग हैं वो 74% हैं, संपूर्ण श्रीलंका के लोगों का 74% हैं, और बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। वहीं हम बात करें जो तमिल हैं, श्रीलंका में तमिल हैं वो 18% हैं। कितने हैं? 18% हैं, और वो भी 2 तरह के हैं। कैसे 2 तरह के? यानी कि जो 13% तमिल भाषा प्रयोग करते हैं वो लोग श्रीलंका के मूल निवासी हैं। वहीं 5% जो लोग हैं जो तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं वो इंडिया के हैं, यानी इंडिया के हैं, और अब वो वहाँ जाकर रहने लगे। यानी कि जब हमारा देश ब्रिटिश का गुलाम हुआ करता था तो बहुत सारे तमिल लोगों को ले जाकर वहाँ पर खेती कराया जाता था। अब उन्हीं की जो संतानें हैं वो वहाँ पर रहती हैं, वो तमिल भाषा का प्रयोग करती हैं। वहीं हम देखें जो 7% लोग हैं वो ईसाई कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और ये दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये जो है सिंहली भाषा और तमिल भाषा दोनों का प्रयोग करते हैं। हम एक और देखें, जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं वो कुछ हिंदू हैं और कुछ मुस्लिम भी हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे ये श्रीलंका का मैप है। ये इतना जो एरिया दिखाया जा रहा है बिल्कुल अंदर वाला, ये सिंहली भाषा के लोगों का समुदाय, यहाँ सिंहली भाषा बोली जाती है। जगह जगह आप इसमें जो डॉट्स देख रहे हैं वो मुस्लिम इलाके हैं। और वहीं आप देखेंगे ये वाला जो एरिया है पूरा इस तरह से लाइन खिंचा हुआ, और यहाँ पर ये श्रीलंकाई मूल के तमिल भाषी लोग हैं, और ये जो एरिया है यहाँ वाला ये, और कुछ ही यहाँ पर भारतीय मूल के तमिल लोग रहते हैं। तो इस तरह से कुछ श्रीलंका का यहाँ पर
जातीय समीकरण है। अब हम बात करते हैं, देखिए तो ये दोनों इस तरह से अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा बेल्जियम है। बेल्जियम में है क्या, जो राजधानी ब्रसेल्स है वो क्या है, वो पड़ती है डच इलाके में। अब डच इलाके के जो लोग थे वो अपने बहुमत के आधार पर क्या करते, इन पर अपनी भाषा को थोप सकते थे क्योंकि ये जनसंख्या में ज़्यादा है। इसी तरह से ये देखें तो क्या होता, ये जो फ्रेंचवासी लोग हैं और ये समृद्धशाली लोग हैं ज़्यादा, तो ये क्या करते यहाँ पर अपनी भाषा को इनके ऊपर थोप सकते थे। इस तरह से होता क्या कि दोनों समुदायों में टकराव बढ़ता चला जाता और ये टकराव एक बड़ा रूप ग्रहण कर लेता जिससे कि देश विखंडन की ओर जा सकता था। तो चलिए इन दोनों बातों से देखते हैं कि इन दोनों देशों ने अपनी अपनी समस्याओं को किस तरह से सुलझाया। यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले श्रीलंका को ही ले लेते हैं। श्रीलंका जो है 1948 में आज़ाद हुआ, भारत से एक वर्ष बाद आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद जो सिंहली समुदाय के नेता थे उन्होंने सिंहली समुदाय की प्रभुत्ता को लागू करने के लिए, उसकी प्रभुत्ता को बनाए रखने के लिए 1956 में एक कानून बनाया। कानून ये था कि अब से जो सिंहली भाषा है वो क्या होगी, श्रीलंका की राष्ट्रभाषा होगी। सभी विश्वविद्यालयों में अब सिंहली भाषा को पढ़ाया जाएगा। सरकारी नौकरी वही व्यक्ति कर पाएंगे जो सिंहली भाषा को जानते हैं। साथ ही साथ जो सिंहली समुदाय के जो नेता थे उन्होंने बौद्ध धर्म को श्रीलंका का धर्म घोषित कर दिया और उसको बढ़ावा देने लगे और उसका संरक्षण करने लगे। इससे हुआ क्या, जो तमिल भाषी लोग थे वो आराम से थोड़ी नहीं रह सकते थे, उनको इससे बात से परेशानी होने लगी। तमिल भाषी लोगों को इससे नाराज़गी होने लगी और शासन के प्रति बेगानापन महसूस होने लगा, अपने आप को अलग वो समझने लगे। उन्हें लगा कि ये जो सरकार है उनकी भाषा और उनकी संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है, उनकी भाषा और संस्कृति के प्रति वो संवेदनशील नहीं है। इसलिए वो संविधान और सरकार की नीतियों में समान अधिकार से वंचित अपने आप को समझते थे कि जो सरकार है वो हमें संविधान और सरकार की जो नीतियां हैं उनमें हमें बराबर के अधिकार नहीं मिले हैं। इसके लिए अब अपने समान अधिकारों को पाने के लिए श्रीलंकाई तमिल जो थे उन्होंने पार्टियां बनाना शुरू कर दिया और अपनी भाषा को और क्षेत्रीय स्वायत्तता को पाने के लिए, शिक्षा को और रोजगार में समान अधिकार पाने के लिए इन्होंने पार्टियां बनाना शुरू कर दिया और अपनी मांगों को मांगना शुरू कर दिया। बात 1980 की है। 1980 में जाकर जो श्रीलंकाई जो मूल के जो तमिल भाषी लोग थे उन्होंने एक स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की लिए बड़े बड़े संगठन बनाना शुरू कर दिए। अब ये अपने लिए श्रीलंका में ही एक स्वतंत्र सरकार बनाना चाह रहे थे जो इस सिंहली सरकार से अलग हो। तो हमने देखा कि ये जो लोग थे ये अपने लिए अलग एक सरकार की मांग कर रहे थे। इससे हुआ क्या कि सिंहली भाषी और जो तमिल भाषी लोग हैं उनके बीच टकराव बढ़ता चला गया और यह जो टकराव है बड़े पैमाने पर छिड़ गया और दोनों समुदायों में ये कई वर्षों तक ये टकराव चला और इस टकराव के चलते श्रीलंका में गृह युद्ध जैसी स्थिति जो है उत्पन्न हो गई। अब इस गृह युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों बेघर हो गए, बहुत सारे लोगों ने श्रीलंका को छोड़कर दूसरे देशों में शरण ली और वो शरणार्थी हो गए। इस तरह से यह गृह युद्ध बड़े पैमाने पर चला। हमने पिछले लास्ट ईयर जो देखा था कि श्रीलंका जो है आर्थिक सामाजिक रूप से भारत से कहीं ज़्यादा समृद्धशाली था, लेकिन इस गृह युद्ध के कारण श्रीलंका पूरी तरह से बर्बाद हो गया और उसकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गईं। जब 2009 में जाकर यह गृह युद्ध रुका तब जाकर कुछ व्यवस्थाएं शांत हुई। अब वहीं हम देखते हैं कि इन दोनों में अपने अपने तरीके से कैसे इसको हल किया, कैसे इन्होंने इन सारी समस्याओं का हल निकाला।
अब देखते हैं कि सत्ता के साझेदारी का ये जो पेच फंसा था भाषाओं को लेकर, तो वो बेल्जियम ने किस प्रकार से हल कर लिया। हम देखें तो बेल्जियम ने क्या किया, इससे अलग एक रास्ता अख्तियार किया। यानी कि जिस तरह से श्रीलंका ने सिंहली समुदाय का प्रभुत्व थोपना चाहा, उसकी भाषा को और उसी के धर्म को क्या करना चाहा, पूरे देश में लागू करना चाहा, जिससे क्या हुआ कि श्रीलंका जो है विखंडन की तरफ चला गया, उस देश के टुकड़े होने की स्थिति में पहुंच गया। वहीं हम देखें तो जो बेल्जियम था उसने इसके लिए अलग एक रास्ता अख्तियार किया। उसने क्षेत्रीय अंतरों को और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। उसने माना कि लोगों में क्षेत्रीय विविधता है, लोगों की संस्कृति की, लोगों की भाषा की और लोगों के धर्म का हमें सम्मान करना चाहिए, उन्हें उनका हक देना चाहिए, वो अपने धर्म और संस्कृति के आधार पर जी सकें। इसके लिए उसने अपने संविधान में 4 संशोधन किए, 4 बड़े बड़े संशोधन किए। 4 बड़े बड़े संशोधन क्या थे? पहला संशोधन था कि जो संसद होगी बेल्जियम की, उस बेल्जियम में फ्रेंच भाषी और डच भाषी दोनों समुदाय के लोग बराबर होंगे, यानी आधे आधे 50-50, ना कोई ज़्यादा ना कोई बढ़ती। यानी और इसके बाद कहा गया था कुछ विशेष कानून जो संसद में बनेंगे वो तभी पास हो सकते हैं जब दोनों समुदाय बहुमत से उसे पारित कर देंगे, तो अभी वो क्या बन पाएंगे, कानून बन पाएंगे। पहला संशोधन ये किया गया था। उसके बाद हम देखें कि दूसरा संशोधन किया गया था कि जो केंद्र सरकार थी, जो पावरफुल थी, उसकी अनेक शक्तियों को क्या कर दिया गया, 2 क्षेत्रीय इलाकों को दे दिया, जो क्षेत्रीय सरकारों को दे दिया गया था। वहीं और देखें ब्रसेल्स में एक अलग सरकार की घोषणा की गई थी। यानी कि हम देखें जो ब्रसेल्स है, यहाँ का समीकरण अलग थे। पूरे देश में जो फ्लेमिश इलाके में जो डच भाषी लोग थे वो तो ज़्यादा थे, लेकिन ये स्थिति यहाँ पर बदल जाती है, यहाँ पर फ्रेंच भाषी लोग ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या की गई, एक अलग सरकार जो है वो गठन की गई, जिसमें डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोगों को समान अधिकार दिया गया था। यानी कि अब जैसे कि फ्रेंच भाषी लोग ने क्या कर लिया, यहाँ पर समान अधिकार को मान लिया, और उसी तरह से जो डच भाषी लोग थे उन्होंने पूरे देश में इस समान अधिकार को मान लिया था। एक और संविधान में संशोधन किया गया, वो संशोधन था सामुदायिक सरकार का। यानी कि एक नई सरकार का गठन किया गया। ये सरकार थी एक सामुदायिक सरकार। इस सरकार को ये अधिकार था कि यह अपनी भाषा और संस्कृति और अपनी शिक्षा की रक्षा कर सकती है। इस सरकार का चुनाव एक भाषा के लोग कर सकते थे, यानी ये एक भाषा के लोग कहीं भी रहते हों लेकिन अपनी सामुदायिक सरकार को चुन सकते थे, और इस सरकार को भाषा, संस्कृति, क्षेत्रीय विविधता को अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर सकते थे। इससे हुआ क्या कि जो बेल्जियम था उसमें गृह युद्ध की जो आशंका थी अब पूरी तरह से विराम लग चुका था उस पर। यानी कि अब सरकार में सभी तरह के लोगों को शामिल कर लिया गया, जिससे कि अब वहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति ना हो, देश का विखंडन ना हो, इस तरह की स्थिति से अब बच गया। हमने देखा श्रीलंका में कि श्रीलंका ने अपनी सारी की सारी धर्म को, अपनी भाषा को क्या किया, सभी लोगों पर थोपना चाहा, जिससे कि देश टूटने की कगार पर पहुंच गया। वहीं बेल्जियम ने इससे अलग स्थिति अपनाकर सभी लोगों को उनकी धर्म और उनकी संस्कृति के लिए जगह दी अपने संविधान में, जिससे कि वो गृह युद्ध होने से, टूटने से बच गया। और जब सभी यूरोपीय देशों ने एक यूरोपीय संघ बनाया तो उसका मुख्यालय जो बनाया वो ब्रसेल्स की राजधानी उसकी बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में ही बनाया गया। आपको ये जो बेल्जियम की स्थिति है काफ़ी जटिल लग सकती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एकदम सशक्तशाली रूप में उभर कर आई और इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैमाने पर कार्य किए, जिससे खुश होकर जब ये समुदाय बनाया गया था यूरोपीय संघ, तो उसका मुख्यालय भी स्थापित वहीं किया गया था। इस तरह से हम देखें
कि हमने दो देशों की कहानी पढ़ी, दो देशों के बारे में हमने लोकतंत्र के बारे में देखा। तो हमने देखा कि जो दोनों देश हैं वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारें हैं, दोनों ही देशों में लोकतांत्रिक सरकारें, दोनों ही देशों की सरकारों को लोगों ने चुना। लेकिन अपने सत्ता में जो साझेदारी की बात आई तो दोनों ही देशों ने क्या किया, इसके लिए अलग अलग तरीका अपनाया। श्रीलंका ने, इसकी बात करें हम बेल्जियम की पहले, तो बेल्जियम ने सभी क्षेत्रीय भाषाओं, विविधताओं, धर्म, जाति, पंथों का सम्मान किया और इससे उन्हें लगा कि इससे देश एक मजबूत, एक देश ताकतवर बन सकता है, देश का विभाजन नहीं होगा, जिससे देश एक अखंडता के रूप में आगे बढ़ सकता है। वहीं जो श्रीलंका था उसने इसके विपरीत में क्या किया, अपने धर्म, भाषा को दूसरे जातियों के ऊपर थोपना चाहा, जिससे देश विखंडन की ओर चला गया। तो दोनों कहानियों को पढ़ने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अगर हम सत्ता में सभी तरह के लोगों को, सभी तरह की भाषाओं को, जाति, धर्म को शामिल करते हैं तो उससे देश टूटता नहीं है, उससे देश मजबूत होता है, ताकतवर होता है, शक्तिशाली होता है। इसलिए सत्ता में साझेदारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके विपरीत अगर हम सत्ता में सभी तरह के लोगों को, जो जिस देश में रहते हैं, अगर उनमें सत्ता में शामिल नहीं करते हैं तो इससे देश टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं, जैसा कि हमने श्रीलंका और बेल्जियम के उदाहरणों से देखा। तो अब आप सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में अब आप जान गए होंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल के आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद।